Dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा कल का टॉपिक था मोल कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया। हमारा आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आपने पहले ही अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है इट इज़ सिंबॉलिक और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक और शॉर्ट हैंड representation of a chemical reaction। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इट ब्रेक्स डाउन अपॉन हीटिंग एंड चेंजेस इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। इस तरह से जो ये तरीका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, इसी को हम इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन में KClO3 जो है ये रिएक्टेंट है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हमने इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इज़ केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होती है या फिज़िकल चेंज होती है तो उस केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जिससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, जो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक ये जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स है इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मगर ये मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू रिएक्टेंट्स तब ही मुमकिन है जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे एटम्स की तादाद बराबर होगी। अगर एटम्स की तादाद वेरी होगी तो इसका मतलब है फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होता है। तो आप इस इक्वेशन में देख लीजिए, जब हम देखते हैं इस साइड पे एक पोटेशियम है और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही पोटेशियम है, और रिएक्टेंट साइड पे एक क्लोरीन है, पोटेशियम साइड पे भी एक ही क्लोरीन है। तो पोटेशियम और क्लोरीन की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर है, मगर ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर देख लीजिए 3 ऑक्सीजन है, जबकि इस साइड पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करती है। इसलिए ऐसी इक्वेशन को हम रॉन्ग इक्वेशन कहेंगे, ये गलत इक्वेशन है, ये सही इक्वेशन नहीं है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसी इक्वेशन को जिसमें एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर नहीं होती है, ऐसी इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन या अनबैलेंस्ड स्केलेटन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्केलेटन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है, जैसे हमको अब पता चला कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करती है, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे रॉन्ग इक्वेशन, ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो करेक्ट इक्वेशन तब होगी जब एटम सारे एटम्स की तादाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स पे बराबर हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन को जिसमें एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर होती है,
ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड्स पे बराबर होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि ऊपर जो हमने इक्वेशन कोट की, एग्जांपल जो कोट की, इस इक्वेशन में एटम्स की तादाद तो बराबर है नहीं, इसलिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एटम्स की तादाद बराबर करनी है, तब कहीं जाके करेक्ट इक्वेशन बनेगी, वरना ये गलत इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर करना, जब हम एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। तो अब ये हम कैसे करते हैं, हाउ वी डू इट, इसके लिए हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। वी यूज टू मेथड्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वन मेथड इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा मेथड जो है उससे हम कहते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। जहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड का सवाल है, इसका ताल्लुक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन यानी जिसमें एटम्स की तादाद बराबर नहीं होगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होता है या जो स्केलेटन इक्वेशन जो होती है, उसमें हम पहले एटम्स की तादाद काउंट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एटम वो है या कौन से एटम्स वो हैं जिनकी तादाद बराबर नहीं है। फिर उनकी तादाद बराबर करने के लिए हम उस कंपाउंड की फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए सूटेबल नंबर उस साइड पे जिस साइड पे इसकी तादाद कम होगी, ताकि इसकी तादाद दूसरे साइड की तादाद के साथ बराबर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी KClO3, हम इसी इक्वेशन को बेस बनाकर, एग्जाम्पल बनाकर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये इक्वेशन जो है KClO3, इट गिव्स KCl प्लस O2। अगर हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड्स पे एटम्स की तादाद काउंट करनी है, देखना है कि किस साइड पे एटम्स की तादाद कम है और किस साइड पे ज़्यादा है और किस एटम की तादाद कम है। हर एक एटम की तादाद कम नहीं हो सकती, कभी कभी होती भी है। खैर, आप देख लीजिए यहाँ पर पोटेशियम जो है एक एटम है और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे भी पोटेशियम एक ही एटम है, तो इसका मतलब है पोटेशियम की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर है। अब यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी एक क्लोरीन एटम है, इसका मतलब है क्लोरीन की तादाद भी बराबर है। अब देख लीजिए रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन एटम, जबकि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 2 ही है। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम्स की तादाद बराबर नहीं है, बाकी सारे एटम्स की तादाद बराबर है। इसलिए हमें ऑक्सीजन की एटम्स की तादाद बराबर करनी है। तो उस साइड पे, जिस साइड पे ऑक्सीजन एटम की तादाद कम है, जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड वो है जहाँ पर तादाद कम है। हमें इस O2 की फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर के साथ, ताकि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स की तादाद बराबर हो। अब अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, जबकि रिएक्टेंट साइड पे 3 ही हैं, फिर से तादाद डिफर हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें प्रोडक्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिएक्टेंट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि तादाद दोनों साइड्स पे बराबर होगी। इसलिए अगर हम यहाँ प्रोडक्ट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम बनेंगे, जबकि इस साइड पे 3 ही हैं। तो ये जो KClO3 की फार्मूला है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम्स की तादाद 6 बन जाती है। मगर एक बात याद रखनी, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई हमें सारी फार्मूला को करना पड़ता है। एक एटम की फार्मूला के नीचे हम नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उससे तो रिएक्शन ही गलत हो जाएगी, इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। तो सिर्फ फार्मूला में मल्टीप्लाई करना है। तो जब फार्मूला में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने KClO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं बल्कि पोटेशियम को भी
और क्लोरीन को भी हुआ। तो इससे क्या हुआ, पोटेशियम और क्लोरीन की तादाद भी अब चेंज हो गई। अब यहाँ पर 2 पोटेशियम आ गए और 2 क्लोरीन आ गए, जबकि इस साइड पे एक ही पोटेशियम और एक ही क्लोरीन है। अब इस साइड पे पोटेशियम और क्लोरीन की तादाद बराबर करने के लिए हम यहाँ पर भी पोटेशियम और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, आप देखोगे इस साइड पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, 6 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन एटम है। इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। अब इस मेथड को जो हमने यहाँ पर अख्तियार कर लिया, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए कि हमें देखना है कि एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर बाय द वे उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एटम्स की तादाद बराबर नहीं हुई, हम दूसरे नंबर को ट्राई कर सकते हैं। दूसरे से ना हुई तो तीसरे से ट्राई कर सकते हैं। जब तक ना एटम्स की तादाद बराबर हो जाएगी, तब तक हमें कोशिश करते रहना है, ट्राई करते रहना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास जो है दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पार्शियल इक्वेशन मेथड की हम एक एग्जांपल लेंगे। पार्शियल इक्वेशन मेथड, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है O3 प्लस SO2 प्लस H2O gives H2SO4 प्लस O2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, O3 प्लस SO2 प्लस H2O gives H2SO4 प्लस O2। इस इक्वेशन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए भी बैलेंस कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या किया जाता है। एक्चुअली ये इक्वेशन जो है इट इज सपोज टू टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स। ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनमें ये कंप्लीट हो रही है, वो यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले क्या होता है, O3 जो है ओजोन, इट ब्रेक्स इनटू O2 प्लस O, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। O3 गिव्स O2 प्लस O। अब ये O जो है ये SO2 के साथ रिएक्ट करता है। SO2 प्लस O गिव्स SO3। फिर SO3 जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है। अब देखना है हमें इस इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें ये जो 3 स्टेप्स में हमने इक्वेशन को ब्रेक किया है, हर एक स्टेप को अलग अलग से बैलेंस करना है। अब देख लीजिए O3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन बराबर हैं। दैट मीन्स पहला स्टेप जो है ये पहले से बैलेंस्ड है। यानी आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये इंडिविजुअल स्टेप्स आपको बैलेंस करने हैं। हर इंडिविजुअल स्टेप आपको इसी मेथड से, जो हमने ऊपर मेथड सीख लिया हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए ही आपको ये इंडिविजुअल स्टेप्स बैलेंस करने हैं। जैसे यहाँ पर पहला स्टेप तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब दूसरा स्टेप देख लीजिए SO2 प्लस O यूज SO3, यहाँ पर भी सल्फर 1 और 1 दोनों साइड्स पे है, ऑक्सीजन 3 और 3 दोनों साइड्स पे हैं, यानी ये भी बैलेंस्ड है। तीसरा स्टेप सल्फर 1 और 1, ऑक्सीजन 4 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हैं, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ये पहले से बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब अगर ये बैलेंस ना होते, अगर ये इंडिविजुअल स्टेप्स बैलेंस ना होते, तो हम इन स्टेप्स को एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए बैलेंस कर लेते। उसके बाद क्या करना होता है, इन तीनों इंडिविजुअल स्टेप्स को हमें ऐड करना है, मगर ऐड करने से पहले हमें ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो या कोई ऐसी चीज़ तो मत है जो दोनों साइड्स पे सेम है, यानी रिएक्टेंट साइड्स पे भी और प्रोडक्ट साइड्स पे भी। जो जो चीज़ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे कॉमन है उसको कैंसिल किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर भी नेसेंट ऑक्सीजन है। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर SO3 है, यहाँ पर भी SO3 है, ये SO3 और SO3 कैंसिल होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर O3 है, इस साइड पे कहीं O3 नहीं, यहाँ SO2 है, इस साइड पे कहीं SO2 नहीं, यहाँ H2O है,
इस साइड पे कहीं H2O नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब जो रिएक्टेंट्स हैं इनको अब अलग से अब ऐड करेंगे। अब रिएक्टेंट कौन कौन है, एक है O3, दूसरा रिएक्टेंट है SO2, तीसरा रिएक्टेंट है H2O। इस साइड पे रिएक्टेंट कौन कौन सा है, एक है H2SO4 और फिर ऊपर रह जाता है O2। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गई, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन बैलेंस a chemical equation by partial equation method, जिसमें हम एक इक्वेशन को ब्रेक करते हैं into many steps, then balance each step by hit and trial method, and at the end we add up the individual steps, and during addition we cancel those species which are common on the reactant side and on the product side, and the final reaction is always a balanced chemical equation. In this way, we have learned how a chemical equation is balanced. Here is a simple note of balanced chemical equation. If you will wish, you can take the screenshot of this note, and I will also send it in the WhatsApp group, and you can make a note of it as well. तो आप यहाँ पर देख लें, हमने लिखा है ये सारा कंप्लीट जो लेक्चर मेरा था वो मैंने नोट की शक्ल में भी आपके सामने रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।